कैसे हो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बायो का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड समझेंगे लिविंग थिंग्स क्या होता है, इतनी वैरायटी क्यों होती है, साइंटिस्ट इन सब को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट मेक्स समथिंग alive। आप सब लोग अपने आसपास को देखो, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इवन टाइनी ऑर्गेनिजम्स, सब के सब लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, सबका शेप अलग है। सबका शेप अलग है, सबका साइज भी अलग है, सबका बिहेवियर भी अलग है। तो क्वेश्चन ये है, क्या सब लिविंग थिंग्स एक जैसे होते हैं? अर्थ पर लाइफ हर जगह मिलता है, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ओशियंस में और डेजर्ट्स में। मतलब लाइफ हर एनवायरनमेंट में सरवाइव करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो नेचर बहुत ही क्रिएटिव है। इसी वजह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। अगर इस वर्ड को हम तोड़ें तो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट प्लांट्स, different animals, different microorganisms। अगर हम एग्जाम्पल लें, एक आसान सा एग्जाम्पल लें, एक स्मॉल गार्डन में कम प्लांट्स होते हैं और एक फॉरेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज होंगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। अब इसको और डिटेल में अगर हम समझें और अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो अर्थ पर जितनी भी अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट्स और बैक्टीरियाज जो मौजूद हैं अर्थ पर, उस पूरी वैरायटी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एक सिंपल एनालॉजी से समझिए। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक इंडियन थाली रखी है। अगर उस थाली में सिर्फ और सिर्फ दाल हो तो क्या होगा? तुम्हें खा खा कर बोरियत फील हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और तुम वीक हो जाओगे। एक परफेक्ट और हेल्दी थाली तब बनती है जब उसमें रोटी भी हो, चावल भी हो, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद और मीठा भी हो। हर चीज का अपना रोल है। एक परफेक्ट और हेल्दी थाली तब बनती है जब उसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़, मीठा और सब कुछ हो। हमारी अर्थ भी बिल्कुल इसी थाली की तरह है। अगर यहां सिर्फ इंसान या सिर्फ एक ही तरह के पेड़ होंगे तो अर्थ अनहेल्दी हो जाएगी। एक हेल्दी प्लेनेट के लिए हमें वैरायटी चाहिए। शेर भी चाहिए, हाथी, चींटियां, पेड़, समुंदर की मछलियां और हवा में उड़ने वाले बर्ड्स। ये सारी वैरायटी मिलकर अर्थ को बैलेंस करती है। अगर एक मधुमक्खी नहीं होगी तो फूलों का पॉलिनेशन रुक जाएगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्रॉप्स और खाना नहीं उगेंगे।
खाना नहीं उगेगा तो इंसान क्या खाएगा? सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ का नेटवर्क। ये इस प्लेनेट पर जीने का एक सपोर्ट सिस्टम है, जहां हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं वाई नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। अब इमेजिन करो आप यूपी में हो और किसी फ्रूट को एक नाम से बुलाते हो, लेकिन साउथ इंडिया में उसी फ्रूट को किसी और नाम से जाना जाता है। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम बनाया है। अब जैसे प्रॉब्लम क्या है, सेम थिंग्स के डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट प्लेसेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डॉग की बात करें तो इंग्लिश में से डॉग बोलते हैं, हिंदी में से कुत्ता बोलते हैं, भोजपुरी में से कुकुर बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से अगर बुलाया जाएगा तो इससे कंफ्यूजन होगा। इसलिए साइंटिस्ट ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम बनाया है। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया हर ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स्ड स्पेसिफिक नेम होगा, ताकि पूरी दुनिया सेम नेम यूज करे, कंफ्यूजन ना हो। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। साइंटिस्ट यूज वन यूनिवर्सल नेम so everyone understand the same organism worldwide. This system is called nomenclature. लेकिन नेमिंग से पहले एक काम करना पड़ता है, ऑर्गेनिज्म को पहचानना। एग्जाम्पल, डॉग और वुल्फ सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है ये एग्जैक्टली कौन से स्पीसीज हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि व्हाट ऑर्गेनिज्म इज इट, फिर देखना होता है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन को और डिटेल में समझते हैं। जब आप किसी अनजान चीज यानी कि अननोन ऑब्जेक्ट, जानवर या इंसान को देखते हो और उसके खास फीचर्स देखकर यह पता लगाते हो कि ये आखिर है क्या, ये कौन है, तो इस प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ का हर हिस्से में यूज होता है, बस इसका तरीका बदल जाता है। जैसे हमने पिछले टॉपिक बायोडाइवर्सिटी में बात की थी, दुनिया में बहुत सारी वैरायटीज हैं। अगर किसी साइंटिस्ट को जंगल में एक नया जानवर मिलता है तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है। जैसे अगर उसे नया कीड़ा मिले जिसके 8 पैर हो, तो वो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इंसेक्ट नहीं बल्कि स्पाइडर की फैमिली से है। तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हारा चेहरा या तुम्हारा अंगूठा स्कैन करता है। फोन का सिस्टम तुम्हारे निशानों को अपने डेटा से मैच करना होता है, मैच करके आइडेंटिफाई करना होता है कि तुम ही इस फोन के असली मालिक हो। तो फोन भी हमारा आइडेंटिफिकेशन करता है। इसी सिमिलर वे में हम लोगों को अगर कोई नया जानवर या कोई नया कीड़ा मकोड़ा मिलता है तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सोचो अगर दुनिया में आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता तो कितना बड़ा कंफ्यूजन होता। अगर मेडिकल स्टोर में दवाइयों पर नाम न लिखा हो और केमिस्ट उन्हें आइडेंटिफाई न कर पाए तो गलत दवाई मिलने से जान जा सकती है। अगर बैंक तुम्हारी अकाउंट आइडेंटिफाई ही न कर पाए तो तुम्हारे पैसा किसी और को मिल जाएंगे। अगर तुम जहरीली और खाने वाली मशरूम के बीच फर्क ना आइडेंटिफाई कर पाओ तो तुम बीमार हो सकते हो। इसलिए आइडेंटिफिकेशन
जरूरी है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आइडेंटिफिकेशन हमारे दिमाग का एक फिल्टर है जो दुनिया के बिखरे हुए अननोन यानी अनजान चीजों को ऑब्जर्व करता है और उन्हें नोन यानी जाना पहचाना बनाता है। ये किसी भी चीज को समझने और दुनिया को सेफली ऑर्गेनाइज करने का सबसे पहला कदम है। अब ये एक फैंसी वर्ड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत इजी है। अगर वर्ड को तोड़े तो बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है नेम। बाई का मतलब होता है टू और इस नोमियल का मतलब होता है नेमिंग। हर ऑर्गेनिज्म के दो नेम्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के दो नेम्स होते हैं, जीनस और स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल इस मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम लोग बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो यहां पे जो फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा है ये है जीनस और सेकेंड वर्ड जो इंडिका है इसे ये है इसकी स्पीसीज। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि किसी नई चीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब जब पहचान हो गई तो उसका कोई ना कोई नाम भी रखना होगा और यही काम करता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वर्ड को तोड़ो, चलो इस हेवी साइंटिफिक टर्म को तोड़ते हैं। बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है नेम, इसलिए नोमेनक्लेचर को हम लोग बोलते हैं नेमिंग सिस्टम। तो सिंपल शब्दों में दुनिया के हर प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया दो शब्दों के साइंटिफिक नेम देने का सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम था कार्ल LINNAEUS कार्ल लिनस। इस सिस्टम को कार्ल लिनस ने बनाया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम्स को। अब इसे लिखने के रूल्स भी होते हैं, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इससे पहले हम लोग इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को थोड़ा और सिंपल शब्दों में समझते हैं। हमारा नाम कैसे काम करता है? जैसे किसी का नाम है राहुल शर्मा। शर्मा उसकी फैमिली या सरनेम है जो उसके पापा दादा सब शेयर करते हैं। राहुल उसका अपना खुद का स्पेसिफिक नेम है। साइंस में भी प्लांट्स और एनिमल्स का नाम भी बिल्कुल ऐसे ही रखा जाता है, बस थोड़ा उल्टा ऑर्डर में। साइंस में फैमिली का नाम पहले आता है यानी कि जीनस पहले आता है और स्पेसिफिक नाम बाद में आता है यानी कि स्पीसीज। मतलब अगर हम राहुल शर्मा हमारा नाम है तो हम साइंस में हम इसे लिखेंगे शर्मा राहुल। पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पीसीज। पहला नाम किस फैमिली से बिलोंग करते हो और दूसरा नाम उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नाम होता है। एग्जाम्पल, इंसानों का साइंटिफिक नेम्स होता है होमो सेपियंस। तो यहां होमो क्या है? जीनस है और सेपियंस है ह्यूमंस की स्पीसीज। होमो हमारा पहला नाम, जीनस, सेपियंस हमारा स्पीसीज है दूसरा नाम। अब रूल्स की बात करें तो रूल्स के लिए हमें नेम्स जो होता है वो लेटिन में लिखी जाती है, लेटिन लैंग्वेज में लिखी जाती है। और जो नेम्स लिखी जाती है अगर उसे हम टाइप कर रहे होंगे तो हमें उसे इटैलिक्स में टाइप करेंगे। और फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा और सेकेंड वर्ड हमेशा स्मॉल में। अब जैसे जो हमने अगर लिखना हो
होमोसेपियंस, होमो, और सेपियंस का जो एस होगा वो स्मॉल होगा। और अगर हम लोग लिखेंगे तो उसे नीचे अंडरलाइन कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर हम मैंगीफेरा इंडिका की बात करें तो ये देख सकते हैं, पहला वर्ड जो लिखे हैं यहाँ पे पहला वर्ड एम जो है कैपिटल लेटर में है और सेकंड इंडिका में फर्स्ट वर्ड जो है स्मॉल लेटर में है। तो ये नेम लिखने का एक तरीका होता है। अब सवाल ये है कि जब हमारे पास आम, कांदा, कुत्ता, बिल्ली जैसे सिंपल नाम हैं तो इन अजीब से लैटिन नामों की जरूरत क्यों पड़ी? इसको ऐसे समझो, एक आम सब्जी है प्याज, हिंदी में हम इसे प्याज कहते हैं, मराठी में कांदा कहते हैं, तमिल में व्यंग्यम कहते हैं, इंग्लिश में ओनियन कहते हैं। अगर एक इंडियन साइंटिस्ट एक अमेरिकन और एक जापानीज साइंटिस्ट के साथ रिसर्च कर रहा हो और वो बोले कि मुझे कांदा चाहिए, तो बाकी दोनों क्या कहेंगे? भाई ये कांदा क्या होता है? इस कंफ्यूजन और लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाई जाए जिसमें एक चीज का सिर्फ एक ही नाम हो। इसलिए प्याज को यूनिवर्सली एलियम सेपा नाम दिया गया। अब पूरी दुनिया में किसी भी देश का साइंटिस्ट एलियम सेपा बोलेगा। एलियम सेपा, यह है प्याज का साइंटिफिक नेम। तो सब समझ जाएंगे कि प्याज की बात हो रही है। रूल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लैटिन में लिखेंगे हम लोग, इटैलिक्स में टाइप करेंगे और फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड वर्ड स्मॉल। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में। स्टूडेंट्स, अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन्हें स्टडी करना भी डिफिकल्ट हो जाता होगा, इसलिए साइंटिस्ट ग्रुपिंग करते हैं। एग्जाम्पल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ये भी तो एक ग्रुपिंग है। एनिमल्स में एनिमल्स होंगे, प्लांट्स में प्लांट्स, बर्ड्स में सिर्फ बर्ड्स। इसी ग्रुपिंग को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस। तो पिछले टॉपिक्स में हमने समझा कि दुनिया में कितनी वैरायटी है, यानी बायोडाइवर्सिटी। हमने किसी नई चीज को पहचानना सीखा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। और उसको एक यूनिवर्सल नाम दिया, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन दुनिया में लगभग 17 से 18 लाख से भी ज्यादा आइडेंटिफाइड प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब इन सबको एक एक करके पढ़ना तो किसी के लिए भी नामुमकिन है। यहां पर एंट्री होती है क्लासिफिकेशन की। चलो इसको भी प्रशंसा की टेक्निक से समझते हैं। वर्ड को पहले तोड़ो। क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब है ग्रुपिंग करना, चीजों को अलग अलग हिस्सों में बांटना। जब हम बहुत सारी चीजों को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स या कैटेगरीज में डाल देते हैं तो उस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत बड़े सुपरमार्केट में गए हो, तुम्हें अपने लिए एक मैगी का पैकेट, नहाने का साबुन और एक टी शर्ट खरीदना है। अगर सुपरमार्केट वालों ने सारा सामान बिस्किट, साबुन, कपड़े, चावल, बर्तन एक ही बड़े से ढेर में मिक्स करके फेंक दिया होता तो तुम्हें इन तीन चीजों को ढूंढने में पूरा दिन लग जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। सुपरमार्केट एक क्लासिफाइड जगह होती है। तुम ग्रोसरी सेक्शन में जाते हो, वहां स्नैक्स वाले लाइन में तुम्हें मैगी मिल जाती है। तुम टॉयलेटरीज, पर्सनल केयर सेक्शन में जाते हो और वहां सारे साबुन एक साथ रखे होते हैं।
तुम क्लोथिंग सेक्शंस में जाते हो और टी शर्ट्स ले लेते हो। सुपरमार्केट्स में चीजों को उनके काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, जैसे तुम्हें ढूंढना और समझना, जिससे तुम्हें ढूंढना और समझना बहुत आसान हो जाए। तो साइंटिस्ट ने भी इस पूरी दुनिया को एक बड़ा सा सुपरमार्केट मान लिया और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके फीचर्स के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस या ग्रुप्स में बांट दिया गया। जो जानवर पानी में रहते हैं, जिनके गिल्स होते हैं, जिनके गलफड़े होते हैं, जो सांस लेते हैं गलफड़ों से, उनको उठाकर फिश यानी मछली के ग्रुप में डाल दिया। जो जानवर आसमान में उड़ते हैं और जिनके पंख होते हैं, उनको उठाकर बर्ड्स के ग्रुप में डाल दिया। जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनके जिस्म पर बाल होते हैं, उन्हें मैमल्स, जैसे इंसान, कुत्ते, गाय, मैमल्स के ग्रुप में डाल दिया। अगर हम चीजों को क्लासिफाई ना करें तो साइंस का पूरा रायता बन जाएगा। इसका मेन फायदा यह है स्टडी को आसान बनाना। तुम्हें 1 लाख अलग अलग मछलियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मछलियों के ग्रुप की बेसिक बातें पढ़ ली तो तुम्हें उन 1 लाख मछलियों के बारे में ऑटोमेटिक 70 से 80% बातें पता चल जाएगी। रिश्ते समझना, क्लासिफिकेशन से हमें यह पता चलता है कि कौन सा जानवर किसके कितने करीब है। जैसे क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि एक भालू और एक कुत्ता आपस में एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बजाय एक भालू और मछली के। क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि एक भालू और एक कुत्ता आपस में एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, बजाय एक भालू और मछली के। क्लासिफिकेशन इस दुनिया की भीड़ भाड़ और कंफ्यूजन को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी में बदल देने का तरीका है। ये प्लांट्स और एनिमल को सिस्टमेटिक ग्रुप में अरेंज करता है ताकि हम इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसानी से समझ सकें। ग्रुप्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं टेक्सा। एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, डॉग्स हो गए। तो एनिमल्स का अलग ग्रुप, मैमल्स का एक अलग ग्रुप, डॉग्स का एक अलग ग्रुप है। तो ये सब डिफरेंट लेवल्स का ग्रुप है और इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टेक्सा। एनिमल्स ये ब्रॉड लेवल पे हो गया और जो डॉग है वो वेरी स्पेसिफिक लेवल पे है, ग्रुप है। और इसी ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं टेक्सा। तो ब्रॉडर लेवल पे एनिमल्स हो गया और स्मॉलर लेवल पे डॉग। पार्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, डॉग। अब आते हैं टेक्सोनॉमी में। तो ये एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सो मतलब है ग्रुपिंग और नॉमी मतलब होता है उसकी स्टडी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना प्लस उसका नाम देना प्लस क्लासिफाई करना। आइडेंटिफाई करना, नाम देना और प्लस क्लासिफाई करने के प्रोसेस को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नेम एंड क्लासिफाइंग। अगर इजी एग्जांपल के थ्रू समझे हम इसे तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज किया जाता है, वैसे ही बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म अरेंज होते हैं। और काफी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। सिंपल मीनिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग लिविंग थिंग इन ए स्मार्ट वे। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी।
तो इस टेक्सोनॉमी को और डिटेल में समझते हैं। अब तक हमने देखा कि हम जानवरों या पेड़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम यानी नोमेनक्लेचर करते हैं, और उन्हें ग्रुप्स यानी कि क्लासिफाई ग्रुप्स में उन्हें बांटते हैं। इन तीनों कामों को एक साथ मिलाकर प्रॉपरली मैनेज करने वाली साइंस की ब्रांच को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसको भी चलो समझते हैं प्रशांत सर की टेक्निक से, बिल्कुल सिंपल बनाते हैं इसको। पहले वर्ड को तोड़ते हैं, टेक्सिस। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, चीजों को अरेंज करने या लगाना। ये एक ग्रीक वर्ड है। टेक्सिस मतलब हुआ अरेंजमेंट, और नॉमिया मतलब होता है रूल्स या फिर वो मेथड या फिर तरीका या नियम। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं टेक्सोनॉमी वो रूल बुक है जो हमें बताती है कि इस दुनिया की लाइफ, इस दुनिया की लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे अरेंज करना है। ये बायोलॉजी का वो हेडक्वार्टर है जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तीनों को कंट्रोल करता है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन तीनों को ये कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं व्हाई क्लासिफिकेशन हेल्प्स। क्लासिफिकेशन से बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि स्टडी इजी हो जाता है, ऑर्गेनिज्म कंपेयर कर सकते हैं, कंफ्यूजन कम होगा। इमेजिन करो अगर लाइब्रेरी में एक बुक्स रैंडम पड़ी है, बुक ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम बायोलॉजी में भी होता है। अगर किसी जानवर के बारे में पढ़ना हो तो अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो काम आसान हो जाता है। इमेजिन करो तुमने अमेजन से एक टी शर्ट ऑर्डर किया, वो टी शर्ट तुम्हारे घर तक कैसे आती है? उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप एड्रेस सिस्टम होता है। जैसे कंट्री है इंडिया, सबसे बड़ा ग्रुप, फिर स्टेट महाराष्ट्र, फिर सिटी मुंबई, फिर एरिया अंधेरी, फिर बिल्डिंग सनशाइन अपार्टमेंट, फिर फ्लैट नंबर 402। अगर इनमें से कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो पार्सल गुम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से टेक्सोनॉमी प्लांट्स और एनिमल्स का एक एड्रेस बनाती है, जिसे हम उस जानवर की एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ सकते हैं इस टेक्सोनॉमी की हेल्प से। इस स्टेप बाय स्टेप एड्रेस सिस्टम को टेक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। हायरार्की चलिए इसको यहां पे हम लोग डिटेल में समझते हैं कि अमेजन के एड्रेस की तरह टेक्सोनॉमी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करता है 7 मेन स्टेप्स में। तो बड़े से छोटी की तरफ हम लोग जाते हैं। पहले हम लोग किंगडम के बारे में देखते हैं। किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप, जैसे एनिमल किंगडम, इसमें सारे जानवर आ गए, मछली से लेकर इंसान तक। फिर आएगा फाइलम, थोड़ा छोटा ग्रुप, उससे थोड़ा छोटा ग्रुप। इसको हम लोग कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम लोग स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो फाइलम उससे छोटा ग्रुप, थोड़ा छोटा ग्रुप है। जैसे वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन होती है। फिर उससे छोटे ग्रुप में आते हैं क्लास। तो क्लास को हम लोग किसी सिटी की तरह समझ सकते हैं, जैसे मैमल्स हो गए जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर को हम समझ सकते हैं उस एरिया के बारे में, जैसे कार्निवोरा होता है मांस खाने वाले, या प्रीमेट्स इंसान और बंदर। फिर आता है हमारा फैमिली। हम लोग इसे स्ट्रीट से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे होमो। होमो मतलब इंसानों और उनके पूर्वजों का ग्रुप होमो।
फैमिली की बात हो रही है, फैमिली यानी स्ट्रीट, जैसे होमिनिडे, जैसे होमिनिडे, यह है ग्रेट एप्स की फैमिली। फिर आता है जीनस, इसको हम लोग कह सकते हैं बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की बात हो रही है। जैसे होमो, इंसानों और उनके पूर्वजों का ग्रुप। फिर आता है स्पीसीज, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि किस फ्लैट नंबर में जाना है। जैसे सेपियंस, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी यानी मॉडर्न इंसानों की एग्जैक्ट पहचान है। तो हमारा ह्यूमंस का एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिक एड्रेस क्या बनेगा? हमारे ह्यूमन का एग्जैक्ट टैक्सोनॉमी एड्रेस अगर हम लिखें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका किंगडम क्या हुआ? वो हुआ एनिमैलिया। उसका फाइलम क्या हुआ? कॉर्डेटा। उसका क्लास क्या हुआ? क्लास हुआ मैमेलिया। उसके ऑर्डर क्या हुए? ऑर्डर हुए प्रीमेट्स। फैमिली क्या हुई? होमिनी डे। और इसके जीनस क्या हुआ? होमो। और स्पीसीज हुआ सेपियंस। और इसी को मिलाकर नोमेनक्लेचर में हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी है हमें। अगर टैक्सोनॉमी नहीं होती तो दुनिया के सारे बायोलॉजिस्ट आपस में लड़ पड़ते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि दुनिया की किसी भी कोने में बैठा साइंटिस्ट अगर किसी ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च कर रहा है तो वो उसके एग्जैक्ट एड्रेस तक पहुंच सकता है। टैक्सोनॉमी से हमें इवोल्यूशन समझने में मदद मिलती है। हम देख सकते हैं कि कौन सा जानवर किसका पड़ोसी है और किसका पूर्वज से आया हुआ है, उसके एंसिस्टर्स कौन है। दैट मीन्स अगर क्लासिफिकेशन चीजों को ग्रुप में बांटती है तो टैक्सोनॉमी वो साइंस या रूल है जिनके बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये बायोलॉजी का अपना पोस्ट ऑफिस है जो हर लिविंग थिंग को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी और एड्रेस देती है। अब आते हैं सिस्टमैटिक्स पर। सिस्टमैटिक और भी एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ग्रुपिंग नहीं करता, ये ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप भी स्टडी करता है। मतलब कौन किस से रिलेटेड है, कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे कि बर्ड्स क्लोजली रिलेटेड टू डायनासोर्स। अब क्विक रिकैप पे आते हैं। चलो क्विक रिवीजन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिकली। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफरेंशिएटिंग। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। और टैक्सोनॉमी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ग्रुपिंग। सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आप टीचर बनो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो साइंटिफिक नेम्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अपने किसी छोटे भाई बंधु को समझाओ ये बात। रियल लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल है ये सारी चीजें। जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनकी कंफ्यूजन कम हो जाती है। रॉन्ग मेडिसिन देने से वो बच जाते हैं। साइंटिस्ट कंफ्यूज नहीं होते। रिसर्च को ग्लोबली शेयर किया जा सकता है। और फार्मर्स भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि रॉन्ग क्रॉप्स पे रॉन्ग ट्रीटमेंट ये सारी चीजें नहीं होंगी। सब साइंटिफिक नेम यूज करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए। अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना हो तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा।
अब जैसे मान लो जो फॉर्मर्स हैं वो मिस आइडेंटिफाई कर ले प्लांट को, तो क्या होगा? तो उस पे जो खाद वाद जो भी उस पे जो के लिए जो ट्रीटमेंट होगी वो गलत ट्रीटमेंट कर देगा, जो हमारा फार्मर्स भी है, तो ढंग से हमारा प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएगा, सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो पाएगा। सो स्टूडेंट, नेचर बहुत अमेजिंग है। जितना हम लिविंग वर्ल्ड को समझेंगे उतना ही हम नेचर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इमेजिन करो अगर दुनिया में लाखों एनिमल्स और प्लांट्स हो और उनको अरेंज करने का कोई सिस्टम ना हो, तो साइंटिस्ट कैसे समझेंगे कौन सा एनिमल किस ग्रुप में आता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में नो क्लास, नो सेक्शन, नो रोल नंबर, सब मिक्स। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन यूज होता है। देखो स्टूडेंट्स, हम अगर घर में चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लॉथ्स अलग अलग, बुक्स अलग अलग, शूज अलग अलग, वैसे ही बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे स्टडी करना इजी हो जाता है। अब जैसे हम अपने मोबाइल की बात करें या फिर अपने कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अगर हम फोल्डर फिर फाइल रखें, सिस्टमेटिक ढंग से फाइल्स को अरेंज करें, तो हमें किसी भी फाइल्स को ढूंढना आसान हो जाएगा। सेम बायोलॉजी में भी किया जाता है। देखो स्टूडेंट, इससे ओवरऑल अगर बात करें तो स्टडी हमारा इजी हो जाता है। हर ग्रुप को बायोलॉजी के में एक स्पेशल नाम दिया गया है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। सिंपल लैंग्वेज में कैटेगरी मतलब होता है लेबल या ग्रुप। जैसे स्कूल में स्कूल, क्लास, सेक्शन और स्टूडेंट होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म का भी लेबल्स होता है। स्पीसीज, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये अलग अलग एक लेवल है और एक एक लेवल को हम लोग, हर एक लेवल को हम लोग टैक्सा बोलते हैं, क्योंकि हर एक लेवल एक ग्रुप है। अब इस टैक्सोनॉमी हायरार्की पे आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है छोटे से बड़े ग्रुप के तरफ, छोटे से बड़े ग्रुप तक का अरेंजमेंट। ऑर्डर याद रखो, पहले आता है स्पीसीज, फिर आता है जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फिर किंगडम। नीचे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसे इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? इजी तरीके से अगर हमें याद करना हो तो हमें ये पूरे एक सेंटेंस को याद कर लो। निमोनिक्स बता रहे हैं, स्मॉल गर्ल्स फाइंड ओल्ड क्लास फोटोज काइंडली। एस से क्या हो जाएगा हमारा? स्पीसीज, जी फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, टी फॉर फाइलम एंड के फॉर किंगडम। तो पिछले टॉपिक में हमने टैक्सोनॉमी के एड्रेस सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल देखा था। उसी स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को साइंस की भाषा में टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। वर्ड को तोड़ो, टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ यानी क्लासिफिकेशंस के रूल। हायरार्की, हायरार्की का मतलब होगा रैंक्स या लेवल। जैसे किसी कंपनी में लेवल होते हैं, एम्प्लॉय, मैनेजर, डायरेक्टर, फिर सीईओ, या किसी गेम में जो लेवल्स होते हैं। तो सिंपल शब्दों में ऑर्गेनिज्म को बड़े ग्रुप से लेकर छोटे और स्पेसिफिक ग्रुप में स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट करने को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। इसमें हर एक स्टेप या लेवल को हम टैक्सॉन कहते हैं या फिर रैंक कहते हैं। साइंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए 7 मेन फोल्डर्स होते हैं। बड़े से छोटे की तरफ देखते हैं।
बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं सबसे बड़ा ग्रुप है हमारा किंगडम। ये सबसे बड़ा फोल्डर है। जैसे कि एनिमेलिया हो गया, दुनिया के सारे जानवर इसमें आते हैं, कीड़े, मछलियां, इंसान, शेर, सब। जैसे कि एनिमेलिया, इसमें दुनिया के सारे जानवर आ जाते हैं। किंगडम के बाद आता है फाइलम। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कॉर्डेटा। अब कीड़े और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर बाहर हो गए, सिर्फ बैकबोन वाले बचे, सिर्फ बैकबोन वाले बचे। फिर आते हैं क्लास। असल में हम लोग एक शेर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, शेर का एड्रेस सिस्टम लिख रहे हैं। तो क्लास में आते हैं तो शेर का जो क्लास होगा वो होगा मैमेलिया। मछलियां और बर्ड्स बाहर हो गए, सिर्फ वो बचे जो बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनके जिस्म पर बाल होते हैं, तो वो हो गए मैमेलिया। अब क्लास के बाद आते हैं ऑर्डर पे। तो शेर का जो ऑर्डर होगा वो होगा कार्निवोरा। घास खाने वाले जानवर बाहर हो गए, हाथी बाहर हो गया, सिर्फ मांस खाने वाले जानवर अब बचे, जिसे हम लोग कार्निवोरा कहते हैं। अब और थोड़ा सा डिटेल में, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। तो अगर हम फैलिडे ले लें, FALIDAE, तो इसमें कुत्ते भालू बाहर हो गए, सिर्फ बिल्ली फैमिली बची, सिर्फ बिल्ली की फैमिली बची, कुत्ते भालू ये सब चीजें बाहर हो गए। अब आते हैं जीनस की तरफ। जीनस में हम लोग लेंगे पैंथेरा। छोटी बिल्लियां बाहर हो गई, सिर्फ दहाड़ने वाले बड़ी बिल्लियां बची, जैसे टाइगर, लेपर्ड और लायन। अब आते हैं स्पीसीज पे। यह है सबसे स्पेसिफिक फोल्डर, लियो। बाकी सब के सब बाहर हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ शेर की पहचान है। तो एक शेर का साइंटिफिक नाम क्या बना? पैंथेरा लियो। तो ये हमारा एड्रेस सिस्टम हो गया एक लॉयन का। अब एक एक करके हम लोग स्पीसीज से लेकर के एनिमल किंगडम तक सारी इन वर्ड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पीसीज क्या होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप होता है। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन के लिए है होमोसेपियंस। आप और मैं डिफरेंट हैं, बट हम सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। तो स्पीसीज हम कैसे अलग अलग स्पीसीज करते हैं? स्पीसीज वो कहलाते हैं, सेम स्पीसीज तब कहलाएंगे जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके। और डिटेल में समझते हैं इसको। स्पीसीज का सिंपल मतलब होता है प्रजाति। ये क्लासिफिकेशंस की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट है। इसके आगे आप किसी लिविंग थिंग्स को और छोटे नेचुरल ग्रुप्स में नहीं बांट सकते। क्लास साइंस कहता है कि किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म तभी एक स्पीसीज कहलाएंगे जब वो नेचुरल तरीके से आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, यानी बच्चे पैदा कर सके और उनके बच्चे भी आगे चलकर
रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो। एक ही स्पीसीज का एग्जाम्पल, दुनिया भर के सारे इंसान, चाहे वो इंडिया से हो, अफ्रीका से हो या अमेरिका से हो, वो एक ही स्पीसीज हैं, क्योंकि हम सब नेचुरली आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम चीज कुत्तों पर भी अप्लाई होती है। एक पग और एक जर्मन शेफर्ड दिखने में अलग अलग है, पर दोनों एक ही स्पीसीज हैं। अलग स्पीसीज का एग्जांपल जैसे एक शेर हो गया और एक बाघ हो गया। लॉयन और टाइगर दोनों पैंथेरा जीनस हैं, जीनस में आते हैं, पर ये अलग अलग स्पीसीज हैं, क्योंकि नेचुरली जंगल में ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्पीसीज से थोड़ा बड़ा ग्रुप आता है जीनस। एग्जाम्पल देखो, लॉयन यानी पैंथेरा लियो, टाइगर मतलब पैंथेरा टिग्रिस, दोनों का फर्स्ट नेम सेम है, पैंथेरा, यानी बोथ बिलोंग्स टू जीनस पैंथेरा, मतलब दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। तो अब इस जीनस को डिटेल में समझते हैं। जीनस का आसान मतलब है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप, ऐसी प्रजातियों का ग्रुप जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। जब 2 या 3 स्पीसीज आपस में इतनी ज्यादा सिमिलर होती हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि ये जरूर एक ही खानदान के हैं, तो उन सबको उठाकर एक कॉमन ग्रुप में डाल दिया जाता है। उस कॉमन ग्रुप को हम जीनस कहते हैं। जैसे हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर में समझा था, जीनस एक तरह का सरनेम है। मान लो एक घर में 3 भाई बहन हैं, राहुल शर्मा, नेहा शर्मा और रोहित शर्मा। राहुल, नेहा और रोहित अलग अलग इंसान हैं, यानी स्पीसीज, लेकिन उन तीनों का खानदान एक ही है, इसलिए उनका सरनेम शर्मा है, यानी जीनस। इसको जंगल के एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉयन मतलब शेर, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। टाइगर यानी बाघ, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। लेपर्ड यानी तेंदुआ, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, और जो अपना तेंदुआ होता है उसको बोलते हैं पैंथेरा पार्डस। यह है लेपर्ड। देखो यहां लियो, टिग्रिस और पार्डस तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, क्योंकि ये नेचुरली जंगल में आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन इन तीनों में बहुत सी चीजें कॉमन है। तीनों दहाड़ते हैं, तीनों के दांत और पंजे एक जैसे हैं, और तीनों बिग कैट्स हैं। इसलिए इन तीनों स्पीसीज को एक कॉमन जीनस के अंदर डाल दिया गया है, जिसका नाम है पैंथेरा। एक और सिंपल एग्जांपल, आलू यानी पोटैटो और बैगन यानी कि ब्रिंजल देखने में अलग अलग है, पर दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है सोलेनम। आलू और बैगन दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं फैमिली की। अब जीनस से बड़ा ग्रुप होता है फैमिली, जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इन सब में काफी सिमिलरिटीज होती है, इसलिए ये सब एक फैमिली में आते हैं, जिस फैमिली का नाम होता है। तो चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। बायोलॉजी में फैमिली का सिंपल मतलब है क्लोजली रिलेटेड जेनरा का एक बड़ा ग्रुप। जब अलग अलग जीनस में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज होती है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं, तो उन सारे जीनस को उठाकर एक बड़े ग्रुप में डाल दिया गया है, जिसे हम फैमिली कहते हैं। पर याद रखना, यहां सिमिलैरिटीज
जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाती है। इसको एक एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। स्पीसीज तुम खुद को समझ सकते हो, खुद स्पेसिफिक इंसान। जीनस को तुम कह सकते हो तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन, इमीडिएट फैमिली जिनका सरनेम एक है। फैमिली को तुम कह सकते हो खानदान, इसमें तुम्हारे चाचा चाची ताऊ ताजा सबकी फैमिलीज आ जाते हैं। तुम सब अलग अलग घरों में रहते हो पर आखिर में तुम्हारा डीएनए और रूट्स एक ही खानदान से जुड़े हैं। इसको जंगल के फेमस एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा जीनस पैंथेरा, इसमें बड़ी बिल्लियां आती हैं जो दहाड़ती हैं, जैसे शेर, बाघ और तेंदुआ। जीनस फेलिस, जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस। जीनस पैंथेरा, जीनस फेलिस। तो जीनस पैंथेरा में शेर, बाघ और तेंदुआ आ गया। इसमें बड़ी बिल्लियां जो दहाड़ती हैं। और जीनस फेलिस ये एक अलग जीनस है जिसमें हमारी घर की छोटी बिल्लियां आती हैं जो म्याऊं म्याऊं करती हैं, ये दहाड़ती नहीं। अब पैंथेरा और फेलिस दोनों अलग अलग जीनस हैं क्योंकि इनके साइज और आवाज में फर्क है, लेकिन दोनों कार्निवोरस, मांस खाने वाले हैं। दोनों के पंजे अंदर बाहर हो सकते हैं और दोनों के चेहरे एक बिल्ली जैसे ही दिखते हैं। इसलिए इन दोनों जेनरा को एक कॉमन फैमिली में डाल दिया गया है जिसका नाम है फेलिडे। यानी द कैट फैमिली। वहीं दूसरी तरफ कुत्तों का पंजा और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्लियों से अलग होता है, इसलिए कुत्ते एक अलग फैमिली में आते हैं जिनका नाम है कैनिडे। ये कुत्तों के फैमिली की बात हो गई, द डॉग फैमिली। अब इससे बड़े ग्रुप पे आते हैं। फैमिली से बड़ा लेवल होता है ऑर्डर। एग्जाम्पल्स कार्निवोरा, इसमें मीट ईटिंग एनिमल्स आते हैं जैसे लॉयन, टाइगर और डॉग। सब मीट खाते हैं। बायोलॉजी में ऑर्डर का सिंपल मतलब है ऐसे ही अलग अलग फैमिलीज का ग्रुप जिनकी कुछ बड़ी और मेन आदतें एक जैसी हो। जब हम हायरार्की में ऊपर आते हैं तो ऑर्गेनिज्म के बीच की आपसी सिमिलैरिटीज कम होने लगती हैं। इसलिए ऑर्डर बनाते वक्त हर छोटी बात को नहीं देखा जाता, बल्कि कुछ बहुत स्पेसिफिक मेजर कैरेक्टर्स को देखा जाता है। अगर फैमिली एक खानदान है तो ऑर्डर एक सोसाइटी या मोहल्ला मान लो। सोचो एक बड़ी सी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है फिटनेस सोसाइटी। उस सोसाइटी में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, शर्मा जी का खानदान, वर्मा जी का खानदान, गुप्ता जी का खानदान। ये सब फैमिलीज एक दूसरे से अलग है, पर इन सबको एक सोसाइटी में क्यों रखा गया? क्योंकि इन सारी फैमिलीज में एक बड़ी आदतें कॉमन है। ये सब लोग सुबह उठकर जिम करते हैं क्योंकि ये फिटनेस सोसाइटी है। बिल्कुल इसी तरह जब अलग अलग एनिमल, प्लांट फैमिलीज की कोई बड़ी आदत या ट्रेट कॉमन होती है तो उन्हें एक सिंगल ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे फेलिडे बिल्लियों और शेरों की फैमिली, कैनिडे कुत्तों और भेड़ों की फैमिली, भेड़ियों की फैमिली, उर्सिडे भालुओं की फैमिली।
ये तीनों फैमिलीज अलग अलग होती हैं, पर इन तीनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कॉमन होता है। ये तीनों मांस खाते हैं और इनके पास मांस फाड़ने वाला नाखून होते हैं। इसलिए इन तीनों को अलग अलग फैमिलीज को एक अकेले मोहल्ले यानी ऑर्डर में डाल दिया गया, जिसका नाम ही कार्निवोरा है। ऑर्डर से बड़ा ग्रुप होता है क्लास। एग्जाम्पल मैमेलिया यानी मैमल्स। हेयर होते हैं, बेबीज को मिल्क पिलाते हैं। हम ह्यूमंस भी मैमल्स हैं। चलिए इसको समझते हैं, वर्ड को तोड़ते हैं और समझते हैं। एक जैसे कुछ स्पेसिफिक फीचर वाले अलग ऑर्डर का अलग अलग ऑर्डर्स का बड़ा ग्रुप। जैसे जैसे हम सीढ़ी पर ऊपर जाएंगे, एनिमल्स या प्लांट के बीच की कॉमन बातें और सिमिलैरिटीज़ और भी कम होती जाएंगी। यहाँ सिर्फ कुछ बहुत ही मेजर, आम और बड़ी बातें देखी जाती हैं। इसको एक स्कूल के तरीके से सोचो। ऑर्डर मान लो, ऑर्डर एक स्पेसिफिक स्ट्रीम है, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे। क्लास अब साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पर उनमें एक बड़ी बात कॉमन है कि दोनों 11th ग्रेड में हैं। इसलिए चाहे वो कॉमर्स ऑर्डर के हों या साइंस ऑर्डर के, दोनों एक ही क्लास 11 में आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब दो अलग अलग एनिमल्स के ऑर्डर में सिर्फ एक या दो मेजर फंक्शन एक जैसे होते हैं, तो उन्हें एक सिंगल क्लास में डाल देते हैं। इसको हम पिछले मांस खाने वाले एग्जाम्पल से आगे बढ़ाते हैं। ऑर्डर क्या था? कार्निवोरा। इसमें शेर, बिल्ली, कुत्ते, भालू आते हैं क्योंकि ये मांस खाते हैं। ऑर्डर क्या है? प्रीमेट्स ले लेते हैं। इसमें इंसान, बंदर और गोरिल्ला जाते हैं क्योंकि इनका ब्रेन डेवलप है और इनके हाथों का स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन ये जो ऑर्डर कार्निवोरा है और ऑर्डर जो प्रीमेट्स है, ये सब दोनों के दोनों मैमल्स होते हैं। जैसे अब एक शेर और एक इंसान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारी हैबिट्स और खाने का स्टाइल भी अलग है, लेकिन इन दोनों अलग अलग ऑर्डर्स में एक बहुत ही बड़ी सिमिलैरिटीज़ है। इंसान, बंदर, शेर और बिल्ली ये सभी अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनको अपना दूध पिलाते हैं। उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिस्म पर बाल होते हैं। क्योंकि इन दोनों ऑर्डर्स में ये दूध पिलाने वाला फीचर कॉमन है, इसलिए इन दोनों को उठाकर एक कॉमन क्लास में डाल दिया जाता है, जिसका नाम है मैमेलिया। वहीं दूसरी तरफ एक तोता अंडे देता है और उड़ता है, इसलिए उसे एक अलग क्लास में रखा जाता है, जिसका नाम है एविस। इसमें बर्ड्स, अंडे देने वाले आ जाते हैं। अब आते हैं फाइलम पे। क्लास से बड़ा ग्रुप होता है क्लास से बड़ा ग्रुप होता है फाइलम। एग्जाम्पल कॉर्डेटा। इस ग्रुप में वो एनिमल्स आते हैं जिनके बॉडी में बैकबोन होती है। जैसे कॉर्डेटा। बायोलॉजी में फाइलम का सिंपल मतलब है एक जैसे बेसिक बॉडी डिजाइन या स्ट्रक्चर वाले अलग अलग क्लासेस का बहुत बड़ा ग्रुप। ये ऑर्गेनिज्म के बीच की डिटेल्स बिल्कुल साइड में रख दी जाती है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाती है, उनके जिस्म के हिसाब, उनके जिस्म के सबसे बेसिक ढांचा कैसा है। बायोलॉजी में अलग अलग एनिमल्स का बेस फ्रेम या बॉडी प्लान एक जैसा होता है, तो हम उन्हें उठाकर एक फाइलम में डाल देते हैं। यहाँ तोता, एविस यानी बर्ड्स क्लास में आते हैं, मछलियाँ पिसेस क्लास में आती हैं और सांप, छिपकली, रेप्टिला क्लास में आती हैं। ये सारी क्लासेज एक दूसरे से ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती हैं। एक मछली पानी में तैरती है, बर्ड हवा में उड़ता है और एक शेर जंगल में दौड़ता है। लेकिन इन सभी एनिमल्स में एक बहुत ही सॉलिड बेस फ्रेम कॉमन है। इन सभी के पास रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और एक नर्व कॉर्ड भी होता है। क्योंकि इन सब का बेसिक फ्रेमवर्क एक जैसा है,
इसलिए इन सारी अलग अलग क्लासेस को एक बहुत बड़े ग्रुप में रख दिया जाता है, जिसे फाइलम कॉर्डेटा कहते हैं। इसके उलट कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं, बल्कि उनका स्केलेटन जिस्म के बाहर होता है और उनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे मकड़ी, मच्छर और केकड़े। इन्हें एक दूसरे फाइलम में रखा जाता है जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। साइंस में एक छोटी सी एक्सेप्शन है। जब हम एनिमल्स क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो फाइलम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो फाइलम की जगह पे हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं। अब आते हैं किंगडम पर। किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी होता है। एग्जाम्पल एनिमेलिया, इसमें दुनिया के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। बायोलॉजी में किंगडम का सिंपल मतलब है टेक्सोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे ब्रॉड मेगा ग्रुप। यहाँ ऑर्गेनिज्म के बीच की ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ खत्म हो जाती हैं। इतने बड़े ग्रुप में बस एक या दो बहुत ही बेसिक बातें देखी जाती हैं, जैसे उनकी बॉडी कितनी सेल्स से बनी है, या वो अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों से खाते हैं। लेकिन पिछले स्टेप में हमने देखा कि इंसान और मछलियाँ और मकड़ी और मच्छर बिल्कुल अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन एक मच्छर में और एक हाथी में एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को बाकी दुनिया से अलग करती है। ये दोनों अपना खाना धूप से खुद नहीं बना सकते। इन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, और इनके सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। क्योंकि इनका ये सबसे बेसिक सर्वाइवल रूल एक जैसा है, इसलिए माइक्रो साइज के कीड़े से लेकर ब्लू व्हेल और इंसान तक इन सबको उठाकर एक सबसे बड़े मेगा ग्रुप में रख दिया गया, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, द एनिमल किंगडम। वहीं दूसरी तरफ वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपनी जगह चुपचाप खड़े रहते हैं और धूप से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको एक दूसरे मेगा ग्रुप में डाल दिया गया, जिसे बोलते हैं किंगडम प्लांटी, यानी द प्लांट किंगडम। इसी तरह मशरूम के लिए एक अलग किंगडम है, किंगडम फंगाई। और इस सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया के लिए एक अलग किंगडम है। सिंगल सेल बैक्टीरिया के लिए एक किंगडम है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब शेर का बात करते हैं और इन सबको एक कनेक्ट करते हैं। स्पीसीज है लियो, जीनस है पैंथरा, फैमिली है इसकी फेलिडे, ऑर्डर है कार्निवोरा, क्लास है मैमेलिया, और फाइलम है कॉर्डेटा, और किंगडम है एनिमेलिया। तो ये रहा लायन का फुल क्लासिफिकेशन। स्पीसीज था लियो, जीनस था पैंथरा, फैमिली था फेलिडे, और ऐसे ही ऊपर तक हम लोग पहुँचे एनिमेलिया तक, जैसे हम लोग स्टूडेंट सेक्शन क्लास और स्कूल पढ़ते हैं।